केडी एडवांस्ड लॉ क्लासेस संस्थान और आप सभी के लिए बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है कि अपने संस्थान के रेगुलर स्टूडेंट रहे देवेंद्र पुरी जो 56 रैंक से है वो फाइनली है वो सेलेक्ट हुए 2021-22 के आरजेएस एग्ज़ाम में। फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका और ये एलएलबी के अंदर है वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो रहे। बेसिक इनका सारा एजुकेशन हिंदी मीडियम में रहा और एलएलबी इन्होंने इंग्लिश मीडियम में की और आरजेएस का एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा और फर्स्ट अटैम्प्ट में वो अच्छी रैंक से वो चयनित हुए। तो सबसे पहले तो मैं देवेंद्र को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले ही है वो देवेंद्र प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो अपने संस्थान से जुड़े थे और उसके बाद तो है वो पूरा प्री होने से लेके दूसरे तीसरे दिन ही है वो जयपुर आ गए थे और मेंस एग्ज़ाम होने तक इवन इंटरव्यू होने तक वो पूरा जयपुर में डेरा डाल के रखा इन्होंने और सिलेक्शन लेके ही है वो जयपुर से गए। ये न केवल है वो क्लास के अंदर है वो रेगुलर थे बल्कि यहीं इसी लाइब्रेरी के अंदर है वो मेंस के दौरान जो है वो लिख के अपनी प्रैक्टिस है वो करते रहते थे। लॉ में भी और हिंदी ऐसे में इंग्लिश ऐसे में इंटरव्यू के दौरान भी इनका जो अनिमेशकार ग्रुप था उनके साथ है वो डिस्कशन वगैरह है वो करते रहते थे और उस अथक प्रयास जो था उसका परिणाम है वो फाइनली चयन के रूप में सिलेक्शन के रूप में आपके सामने है। तो मैं इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए देवेंद्र के द्वारा एक छोटा सा स्वागत और सम्मान समारोह है वो रखा गया देवेंद्र के लिए संस्थान की तरफ से। तो उसके लिए आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए देवेंद्र। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी कड़ी में एक गुलदस्ता है वो बैट किया जाएगा आप देवेंद्र को। नेक्स्ट कड़ी में रवि जी माल्यार्पण करके और स्वागत करेंगे देवेंद्र का। देन अनिमेश जो इनका बैचमेट भी है यस आवड़दान जी ये टेक्निकल है वो टीम के सदस्य है। अब स्टूडेंट्स में से भी जो स्वप्रेरणा से माल्यार्पण करके और स्वागत करना चाहते हैं वो आए और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। उधर से स्वरूप सिंह मथेली स्पेशली पाली के भी कई स्टूडेंट्स होंगे और निकाल। ये अजय बुनकर है वो पुष्प वर्षा है वो करेंगे। अब मैं आगामी कड़ी में देवेंद्र पुरी को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी सफलता की जो स्टोरी है इस एग्ज़ाम आरजेएस को जो क्रैक किया और 56वीं है वो रैंक से है वो फाइनली सेलेक्ट हुए, इस यात्रा के है वो कैसे उन्होंने वो कंप्लीट किया, इस सफलता को कैसे अर्जित किया, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के दौरान उनकी क्या विशेष तैयारी रही जिसके माध्यम से इस वो सफलता को अर्जित किया, वो आप लोगों से वो साझा करेंगे। सबसे पहले मैं केडी और एडवांस लॉ क्लासेस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरी जो प्रिपरेशन है या जो मुझे आरजेएस बनाने में किसी का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है तो केडी सर का रहा है। इन्होंने मुझे
मेंस में पर्सनली गाइड किया, और साथ में इंटरव्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कॉन्फिडेंस की, वो मुझे सर ने भरपूर दिया। हमेशा मेरे को लगता था कि जहाँ मेरे को डाउनफॉल महसूस होता था तब सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे और कहते थे देवेंद्र ऑल द बेस्ट, टेंशन मत ले, सब ठीक होगा सब ठीक होगा। और फाइनली सर सब ठीक ही हुआ सर और सिलेक्शन हो गया। मैंने 2020 से LLB की। उससे पहले मेरी सारी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई थी। उसके बाद में मैंने लॉ में अपना और लैंग्वेज चेंज की, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि इंग्लिश मीडियम वालों का लॉ में आरजेएस में प्रेफरेंस ठीक रहता है, इंग्लिश इजीली पढ़ती है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। LLB अच्छे मार्क्स पढ़ेगी। सूरज जी, अजय जी हमारे क्लासमेट भी थे, बैचमेट भी है LLB में। वहाँ से फिर मैंने JNU यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी है जो मैं रहा, ऑनरेबल गवर्नर कलराज जी मिश्र द्वारा सम्मानित किया गया, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर मैं आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए लग गया। फिर कोविड काल आ गया तो वैकेंसीज आई नहीं, लेकिन जो एजुकेशन जो तैयारी थी उससे कभी भी ऐसा नहीं दिन में 2-4 घंटा जब भी फ्री टाइम मिलता था पढ़ते जरूर थे, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया वैसे, वो सीन नहीं था। उसके बाद में आरजेएस की वैकेंसी आई, प्रीलिम्स पास हुआ। एक चीज होती है कि आप जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तब आपको एक चीज पता होती है कि मैं प्रीलिम्स पास हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, भले ही आप उस कट ऑफ के आसपास पहुंचते नहीं पहुंचते। जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं मेंस लिख लूंगा, मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने मेंस अटेम्प्ट दिया, मेंस में दिया तो मेंस में मैंने सर की जो टेस्ट सीरीज थी उसको कंटिन्यूअसली मैंने फॉलो किया। जितने क्वेश्चन जो सर की टेस्ट सीरीज में थे उन सबको मैंने सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व किया, आइडियल आंसर उनके तैयार किए। फिर वही मैंने क्वेश्चन है जो पढ़े, और मोस्टली सिविल का तो मोस्टली सारा का सारा पेपर भी उसी में से आया। फिर क्रिमिनल साइड में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जो था मुझे, उसकी मुझे हेल्प मिली। उसके बाद में फिर इंटरव्यू फेज आया। फिर उस टाइम भी जब पेपर देखे आया मेरे पे ऐसे पे कॉन्फिडेंस था कि मेरा ऐसे राइटिंग स्किल्स अच्छी है और जजमेंट राइटिंग स्किल अच्छी है, तो मैं वहाँ अपना स्कोर कर पाऊंगा। तो वहाँ मेरे स्कोर नंबर मार्क्स भी अच्छे भी आए। मैं आगे आपसे पूरी अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की, क्या स्टेप्स थे, क्या फॉलोज थे, कहाँ पर मुझे जरूरत पड़ी है और प्रिपरेशन करने की, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ या ये चीज़ें आपको अच्छे से और करनी चाहिए, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तो जो लड़का मेहनत करता है उसका होता है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना ये बड़ी बात होती है। भी मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बड़ा ज़्यादा लो था, बट सर ने गाइड किया कम से कम 1 घंटे या आधा घंटा 45 मिनट तक मेरा सर ने इंटरव्यू लिया था। और उसके बाद मेरी तैयारी है जो एकदम सही चली। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के दिन मेरा 12 बजे हमको वेटिंग हॉल में रख दिया था कि भाई आप यहाँ वेट करिए आपका इंटरव्यू। शाम को सब 8 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। कम से कम 8 घंटे में वेटिंग पीरियड में एकदम तैयार हुआ अपनी फाइल साथ में डॉक्यूमेंट लेके 8 घंटे सिर्फ बैठना वहाँ, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू भी ठीक था, ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने अच्छा इंटरव्यू लिया। उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट आया, डायरेक्ट बेस्ट फ्रेंड। जनरली ये ट्रेंड चलता है अपने राजस्थान आरजेएस में कि जिस दिन एग्जाम इंटरव्यू खत्म होते हैं उसी दिन शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, मोस्ट प्रिफरली नेक्स्ट डे कर देते हैं। उस दिन 2-3 दिन रिजल्ट आया नहीं, तो हमने भी आज छोड़ दिया कि अब रिजल्ट थोड़ा डिले आएगा। फ्रेंड का फोन आया कि आपका सिलेक्शन होगा। जज साहब ने बुला रहे, भाई पहले से रिजल्ट आ नहीं रहा है और टेंशन बढ़ी हुई है, क्यों टेंशन ले रहा है कि नहीं मैं आपका रिजल्ट देख लिया और मैं आपका सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने थोड़ी से फिर तो कैसे दिन गए, तो आज है जो आज आने का मौका मिला है। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो आपको हेल्पफुल रहेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। सर पेन मिल सकती है? पेन मिल जाएगी, और थोड़ा गाइड करना पेन चलाने के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, क्या आप क्या चाहते हो वो आप सब चाहते हैं ये तो, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेप बाय स्टेप। प्रीलिम्स में आपको सबको पता है कि 100 मार्क्स का है जो पेपर होता है। चल नहीं रहा भैया पेन। $100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 70 मार्क्स की लॉ होगी और 30 मार्क्स की है जो ये हिंदी इंग्लिश होगी लैंग्वेज पेपर, उसमें से 15 होगी। एक जनरली जो लड़का अच्छी तैयारी करता है, नॉर्मल, जिसने लॉ 2-3 बार रिवाइज कर लिया आराम से, जिसने बेरेक भी पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज अगर उसने अच्छा सा ठीक है नॉलेज दिया, तो हर लॉ पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिस लड़के ने ठीक से तैयारी की है, ठीक से पढ़ा है, भले सेल्फ भी कराया, तो वो उतने क्वेश्चन तो वो सॉल्व इजीली कर लेगा। मैं ये लॉ की बात कर रहा हूँ 70 में से। फिर आपको आप यहाँ करना है। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी आती है। सेकंड कैटेगरी आती है 40 to 50। जो लड़का 70 में से
41 to 50 क्वेश्चन तक वो अगर वो ठीक से रिवाइज कर रहा है, कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहा है, तो वो इजीली वहां पर ये नंबर इतने मार्क्स ला सकता है। आपको अब आप कोचिंग भी आ रहे हो, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे, आप मल्टीपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 50 से 55 तक मेरे आंसर यहाँ पर लॉ में आने चाहिए, जो आ सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आराम से आप कैटेगराइज आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ फोकस करना है 15। ये मुझे पता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों की, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, फिर मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, लेकिन वो ग्रामेटिकल जो वो कन्वर्जन नहीं हो पाता है, वो मेरे को पता है। यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, या तो आप हिंदी में स्कोर करो, हिंदी में स्कोर मतलब आप 10 to 14 या 13 तक नंबर आप ला सकते हो इजीली। और वही आप इंग्लिश में भी अगर कितने भी कमजोर हो या तैयारी करते हो, तो आप इजीली 9 से 12 आप नंबर, और आपका ये सब ग्रांड टोटल आराम से आपके पहुंच जाता है 70 से 75 तक। और आप भले किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपका प्रीलिम्स है जो इजीली निकलता है। ये आपको स्ट्रेटेजी आपको तैयार है। आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने, ये आपको प्रीलिम्स में समझना है। आपको जो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अंत जो मेरिट लिस्ट बननी है जिसमें आपका सिलेक्शन होना है, वो आपके मेंस ही नंबर डिसाइड करेंगे। आपको प्रीलिम्स में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो वहां पर अगर आप 52 इतने आप लॉ पेपर में और इतने अगर आप लैंग्वेज पेपर में ले आते हो, तो आपका इजीली जो प्रीलिम्स निकल जाएगा। इसमें अभी ये लोग सब बोलते हैं कि कंप्लीट स्टडी पूरा प्रीलिम्स याद होना चाहिए, सब होना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ सब याद होना चाहिए, बट मैं आपको 2-4 की फैक्टर्स बता देता हूँ, उससे आपको प्रीलिम्स की तैयारी में ठीक रहेगा। सबसे पहले जहां पर भी बेरेक में नंबर्स दे रखे हैं वो आपको मिस नहीं करने हैं। नंबर मतलब या तो डेज में होंगे वो नंबर, 15 दिन 20 दिन लिमिटेशन दे दिया, या इतने दिनों में अपील फाइल होनी चाहिए, ये हो गया। या फिर आप जहां पर जैसे जेजे एक्ट आ गया या कोई भी अगर कमेटी आ गई, तो उसमें 1-3 अगर मीटिंग अपॉइंट नहीं करते हैं, तो ये वो एक तो आपको जहां पर भी नंबर्स दिखे वहां आप अभी से डार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चन आपके इजीली नंबर्स में से आएंगे प्रीलिम्स, और आने ही आने। सेकंड चीज, आपका इंडेक्स क्लियर होना चाहिए कंप्लीट। अगर आपके इंडेक्स आपको पूरा याद है, याद मतलब आपको सीरीज आप पहचान सकते हो कि ये एक नंबर है, टाइटल है, और उसका नंबर क्या है, या नंबर दिया है तो आप टाइटल बता सकते हो, तो आपका इजीली इंडेक्स से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन है तो निकल जाए। थर्ड याद रखना है, प्रीलिम्स में जनरल रूल नहीं पूछते हैं। मैंने जब तक देखा है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको सही लगे नहीं लगे इससे आप ओपिनियन। 3 नंबर जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपको एक्सेप्शंस पढ़ने। जनरल रूल हो गया एक, आपने सबने पढ़ा है, जैसे चार्ज हो गया है, जैसे 218 सेक्शन नंबर हो गई, या 178 हो गई, 177 हो गई, तो उसके बाद में उसके एक्सेप्शन दे रखे हैं। जनरल रूल बता दिया, जनरल रूल के बाद में उसके एक्सेप्शन, आपको एक्सेप्शंस जरूर ध्यान रखना। अगर आपने एक्सेप्शंस ध्यान रखे तो मोस्टली आपके एक्सेप्शन और प्रोवाइडेड और इनमें से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ये बात आप नोटिस करना। और इसमें से आपके कम 15-20 सवाल है, जो एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, इन सब में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। एक ये हो गया, और उसके बाद में अगर चौथे नंबर में अगर ध्यान दे, नंबर्स हो गए, इंडेक्स हो गया, एक्सेप्शन हो गया, उसके बाद में कनेक्टिंग होते हैं। जैसे पिछले नहीं, और हमारा जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने पिछले साल का पेपर प्रीलिम्स का देखा था, 217 311 में क्वेश्चन आया था सीआरपीसी कि रिकॉल कब कर सकते विटनेस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2-3 सेक्शन इंटरलिंक करने होते हैं। वो अगर आपने ठीक से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको याद जाएंगे। जैसे अगर आप 313 315 आप साथ में पढ़ोगे, कब ओथ में करना चाहिए, कब बिना ओथ में करना चाहिए, सर ये अगर ये चीजें हैं तो आपको वो आराम से निकल जाएगा। 5 जहां पर भी लिस्ट दे रखी है, कोई भी लिस्ट मतलब कैसे, जैसे कि 221 हो गया या 222 एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उसमें आपको बता रखा है कि वो कब ट्रायल साथ में हो सकता है, किन किन ऑफेंसेस का, सेम ऑफेंस अंडर द सेम ट्रांजैक्शन वगैरह। जहां पर भी लिस्ट दे रखी है वो लिस्ट को आपको मिस नहीं करना है। लिस्ट अगर आप देखोगे, ये लिस्ट करते ही आपके और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और छठा अगर मैं कैटेगरी देना चाहूँ तो डेफिनेशंस, हर बार 2-3 क्वेश्चन डेफिनेशन में से पूछते हैं। या तो वो नंबर पूछ लेंगे 211 कौन सी है, 212 कौन सी है, या फिर 2D कौन सा है, 2WA कौन सा है, ये पूछ लेंगे। ये अगर करते हैं और 1-2 अमेंडमेंट, ये 6-7 चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका प्रीलिम्स इजीली अगर निकल सकता है। आपको ज्यादा मेहनत प्रीलिम्स में करने की जरूरत नहीं है। 7वीं चीज अगर आप देख लो तो अमेंडमेंट्स, रिसेट अमेंडमेंट्स देख लो, थोड़ा बहुत देखना ही है। ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपका प्रीलिम्स, मैं बोलता हूं कि आप इजीली इस कैटेगरी ने इस कैटेगरी तो इजीली फॉल कर सकते हो। फिर आपकी खुद की मेहनत, अगर आप खुद मेहनत करते हो और अपना और एक्सीड करने की कोशिश करते हो तो आप इजीली यहाँ तक पहुंच सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में फिर आप ये करो, लैंग्वेज पेपर, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी में स्कोर करो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में स्कोर करो, दूसरे में एवरेज मार्क्स ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये बोलते ही आप इजीली इस टारगेट तक पहुंचते ही आपका प्रीलिम्स है जो क्लियर हो जाता है। समझ गए?
आपको प्रीलिम्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एक सेक्शन पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस सेक्शन में से कितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी हो गया, सबसे पहला टाइटल पूछ, सेकंड बात में कौन लेगा, स्टेटमेंट्स कौन लेगा, ठीक है, उसमें एक्यूज की मतलब एक्यूज की प्रेजेंस, एडवोकेट की प्रेजेंस होनी चाहिए नहीं चाहिए, क्या रिमार्क लगेगा, ये जो चीजें हैं आप उसमें ध्यान रख सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन में इस सेक्शन में ये क्वेश्चन प्रीलिम के बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते, लिमिटेड है। उसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं फिलहाल बुक्स आती हैं वो आप सॉल्व करिए, इससे आपका प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। अगर आपको थोड़ी अगर आप ये सब चीजें ध्यान से देखते हो तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। फिर आते हैं अपन मेंस के। मेंस को मैं 3 कैटेगरी डिवाइड करता हूँ, सब 2 जने कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया लॉ पेपर, जिस पे लॉ पेपर हो गया, वो मेरे हिसाब से 160 मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स का आ गया, लेकिन उसमें 2 जजमेंट है। आप जजमेंट को अलग कैटेगरी में बांटें, 20 नंबर के सिविल के जजमेंट हो गए, 20 नंबर के क्रिमिनल के जजमेंट हो गए, तो आप उसको अलग कैटेगरी में। अदरवाइज लॉ कितने मार्क्स का होगा, 160 मार्क्स का। ऐसे 50-50 और तीसरी कैटेगरी में मालूम जजमेंट राइटिंग, जो आती है 20-20 नंबर, 40 नंबर। मेरा हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होता है। कोई रट्टा मार के बहुत अच्छा रट्टा मार सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक जो होता है उसको सॉल्व करने में इजी रहता है, किसी का जीके अच्छा होता है ऑब्वियसली, कोई लॉ का होता है लेकिन उसके ऐसे अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं, या लेकिन कोई ऐसा होता है जिसकी जजमेंट और ऐसे अच्छे से हो सकते थे। जैसे मेरे को विश्वास था कि मेरा ऐसे और जजमेंट अच्छा जाएगा। मेरे को जिस दिन मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी उस दिन से मेरे को पता था कि मेरे को जैसे मेरी हॉबीज है, जैसा मैं पसंद करता हूँ सुनना पढ़ना, उस हिसाब से ऐसे मेरा अच्छे से हो जाएगा। और जजमेंट राइटिंग मुझे सर ने अच्छे से सिखाई दी थी पर्सनली, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया लॉ पेपर। जैसे अभी मैं मेरे मार्क्स बताता हूँ तो मेरे हिंदी ऐसे में 33 मार्क्स, 50 आउट ऑफ 50 हिंदी, और इसमें थे 24 मार्क्स, क्योंकि मेरी शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी तो उसकी वजह से मेरे थोड़े नंबर कटा है। बट इस बार थोड़ी क्रिमिनल इंग्लिश की मार्किंग थोड़ी टाइट हुई थी और एवरेज मेरे ये नंबर आए। जजमेंट में भी मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता कि मेरे नंबर कितने आए, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 40 में से 22 से 25 के बीच में मार्क्स आएगी। ये मैं आपको बताऊंगा कि आप जजमेंट कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हो, ऐसे अच्छे से तैयार कर सकते हो लॉ पेपर अच्छे से। अभी लॉ पेपर 160 नंबर का आया, इसको भी आप 2 भागों में डिवाइड करिए, सिविल एक हो गया और एक हो गया क्रिमिनल, 80-80 मार्क्स का। सिविल में मैं प्रेफर दूंगा सर की टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैंने पर्सनली सर की टेस्ट सीरीज की थी और उसमें मैंने सर की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं ड्रॉप किया। सर ने जितने क्वेश्चंस दे रखे थे 4 या 5 सेट थे, उन सब का भले कॉन्स्टिट्यूशन हो, एविडेंस हो, सीपीसी हो, कॉन्टेक्ट हो, टीपी हो, सर की टेस्ट सीरीज मैंने एक भी क्वेश्चन है जो ड्रॉप नहीं किया। इसमें आपको सिस्टमेटिक और पढ़ना है सिविल में। आप अगर इसको मैं इसको साफ कर दूं, नहीं साफ नहीं, सिविल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सीपीसी पढ़े कैसे, सबके साथ ही होता है भाई। कोई सिविल के सर के जैसे मास्टर हो तो आप नहीं कह सकते, बट सीपीसी एज ए स्टूडेंट सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होती ही होती है। सबको लगता है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। आज ही मुझे ऑर्डर बुक्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट अब मैंने सीख ली है सीपीसी करनी है। अभी सीपीसी में आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आप हार्डवर्क करो, हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करो। मैं एक प्रेफर दूंगा। मैंने क्या किया था मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, आजकल प्रीवियस ईयर्स पेपर अवेलेबल है बुक्स में। मैंने जैसे पूरी जैसे सीआरपीसी होगी 37 चैप्टर्स की एक पीडीएफ बनाई, एक वर्ड फाइल बनाई 37 फाइल्स में, एक चैप्टर वाइज हो गया, पूरा का पूरा सीआरपीसी डिवाइड हो गया। उसके अंदर आरजीएस के मेरे पास 1962 से पेपर पड़े थे, मैंने 2-3 बुक्स से इकट्ठे करे थे, कलेक्ट करे थे। 1962 से मेरे पास पेपर पड़े थे, मतलब ये सोच लीजिए आप पिछले 50 साल के पेपर मेरे पास मेंस के पड़े थे। मैंने उनको चैप्टराइजेशन किया कि सीआरपीसी अलग कर दी। सबसे पहले मैंने सिविल पेपर में से सीआरपीसी अलग की, सीआरपीसी अलग करने के बाद फिर मैंने उनको चैप्टराइज किया। उसके बाद में एक सिंगल की बुक आती है, स्पेसिफिक बुक नहीं है, दूसरी और भी जिसमें अदर स्टेट के भी पेपर आते हैं, अनसॉल्व पेपर। आप उनको भी कलेक्ट किया, उनको भी कलेक्ट करके चैप्टराइजेशन कर दिया। इस चैप्टर में से जैसे चैप्टर 17 हो गया, चैप्टर 14 हो गया, उस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन मेंस के बन सकते हैं, इससे ज्यादा मेंस के क्वेश्चन नहीं बन सकते। जब आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तब आपको आंसर ढूंढने में तकलीफ नहीं होती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एकदम से कोई नया अटपटा कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर उसको पढ़े कैसे, उसको कैसे दिमाग लगाए, उस टाइम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। कब घड़ी की टिक टिक वो सेकंड का कांटा भी आपको टाइम वेस्टिंग लगता है कि भाई वो टाइम वेस्ट हो रहा है,
ये वहाँ सिचुएशन होती है, तो आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ये क्या था, तो मेरे को 100% ये पता था कि सर की टेस्ट सीरीज थी सीपीसी की पूरी, उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस कर रखे थे वो भी मैंने करके, तो मेरे को ये पता था कि अगर सीपीसी में से अगर मेंस में क्वेश्चन आया, या तो 50 साल में इंपॉर्टेंट होता तो 50 साल में कहीं ना कहीं आ ही जाता, या वहां नहीं आया तो आउट ऑफ स्टेट, मतलब जैसे बिहार का हो गया पेपर, यूपी का हो गया, दिल्ली का हो गया, वहां से क्वेश्चन वो आ ही जाता। ठीक है, मतलब अगर उस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आना था तो वो मेरे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से था। मेरे को पता था कि 100 में से 100 लाने नहीं है। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर रखनी है, आपको 100 में से 100 नहीं लाने। आपको इस बार जैसे जनरल की कट ऑफ गई विद इंटरव्यू मार्क्स 180 तक आसपास, 179 के आसपास गई है। अगर आप 55% मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन है मेंस में, फिर आपको इंटरव्यू में ऐड ऑन हो जाओगे। तो आपको एक चीज क्लियर करो, आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं है। मैं आज ही बोलता हूँ अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और अपनी वीकनेस पहचानो। अपनी वीकनेस को ले आओ नॉर्मल लेवल तक, और लेकिन अपनी हाइट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग ले आओ कि वो आपका सिलेक्शन करा दे। अगर आप ये सोचते हो कि चलो ये तो मेरी क्रिमिनल साइड मेरी बहुत मजबूत है, तो मैं इसको तो ठीक है, अभी मेरी कमजोर सीपीसी है तो मैं अभी सीपीसी पे ज्यादा ध्यान देती हूँ या देता हूँ, वैसा नहीं करना है। सीआरपीसी आपके अच्छे, उसको इतना अच्छा करो कि वो बस हाइप कर दे, वो आपको 60, 65, 68 मार्क्स, 70 मार्क्स तक लिया है। और आपका जो एवरेज पेपर है लॉ पेपर, जैसे सीपीसी या सिविल किसी का कमजोर है, तो वो आप ट्राई करो कि आप 50, 53, 55 तक आप पहुंच सको उस पर। ये आप ट्राई करो। ये मैचअप अगर आपका सेट हो गया तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ से आपके जो क्वेश्चन निकल गए सीपीसी के, उसके बाद में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन सर की जो टेस्ट सीरीज है उसके इनफ है, क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों के तीनों सर सवाल आपकी सीरीज से आए थे। स्टेट की डेफिनेशन सर की टेस्ट सीरीज से आई थी, जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन सर की टेस्ट सीरीज से आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंस में बहुत लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि अथाह सागर है, कितनी भी बुकें पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने वाला नहीं है ऑब्वियसली। मैं लाइफ में एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि कभी ना कभी, या तो आपने एलएलबी पढ़ ली है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर पढ़ना। नहीं, टेस्ट सीरीज मतलब टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट एडिशन। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी थी, जैन पढ़ी थी, केलकर आ गई सीआरपीसी की, टकवानी आ गई सीपीसी की, अवतार सिंह आ गए इसकी कॉन्ट्रैक्ट की। आपको लाइफ में एक बार जरूर वो टेस्ट बुक पढ़नी चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि हर बार पेपर में एक तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप डायरेक्ट से क्रॉस नहीं कर पाते, आप डायरेक्ट से उसका आंसर नहीं दे सकते। आपको टेस्ट सीरीज अगर आपने एक बार भी पढ़ी तो आपको वो लिंक कर जाएगा और आपको वो याद आ जाएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, एलएलबी भी पढ़ा वो भी वहाँ याद आता है वहाँ कुछ नहीं भूला। जहाँ पर भी कुछ भी पढ़ा होगा, एक वर्ड भी पढ़ा होगा तो वहाँ पेपर लिखते टाइम याद आता है, सब कुछ याद आता है। ऐसा नहीं होता कि मैं भूल गया या वगैरह, वो सीन नहीं है। टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस बार भी 125 सब क्लॉज 3 का एक क्वेश्चन था कि अगर वो वारंट अगर कितने 11 महीने का अगर ब्रीच कंटिन्यूस ब्रीच हुआ है तो वारंट कितने निकलेंगे या उनका एजुकेशन कैसा होगा वगैरह। 125 सीआरपीसी का क्वेश्चन था, वो आपको डायरेक्ट से नहीं मिलेगा, उसका आंसर आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। जिसने केलकर अच्छे से पढ़ी है वो उस सवाल का जवाब दे सकता था। वैसा का वैसा एविडेंस का भी यही था, एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी के बीच में दे आर नॉट कोएक्सटेंसिव टर्म्स। ये आपका डायरेक्ट में नहीं मिल सकता, ये आपको सवाल, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ही पढ़नी पड़ेगी। अभी जैसे मेन डॉक्यूमेंट, आदमी झूठ बोल सकता है बट दस्तावेज नहीं, ये क्वेश्चन था सेक्शन 91 92 का एविडेंस का। ये आरडीएस में इस टाइप के क्वेश्चन इस बार नए आए हैं, इससे पहले ये आरडीएस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते थे। जैसे कि वो पार्ट परफॉर्मेंस जैसे स्वॉर्ड और वो हो गए शील्ड, तो ये जो क्वेश्चन थे ये आरडीएस में इससे पहले नहीं पूछे गए थे। लेकिन आप अगर आपने जब पेपर अगर आपने देखे होंगे तब आपको पता चला होगा कि यूपी में ये क्वेश्चन आते रहते थे, यूपी या दिल्ली में कोएक्शन डिटेल्स हो गया, तो वहां मुझे ये आइडिया था कि भाई ये क्वेश्चन आया, तो मेरे एक बार क्वेश्चन दिमाग में था तो उसका आंसर मैंने लिख दिया। ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि पैटर्न चेंज करिए आरडीएस, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे क्रिमिनल है तो उसमें सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस में से सीआरपीसी आईपीसी स्पेशली प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही आएंगे। आप ये सोच के चलिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना के ही वो देंगे। लेकिन बेरेक्ट नहीं, जो माइनर एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट आपको हेल्प ये करेगी कि माइनर एक्ट में आपके डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार फॉक्सर में से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इन सेक्सुअल हरेसमेंट में वर्क प्लेस में से था, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। जेजे में से भी सारे जो जितने भी थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एनआई में उन्होंने घुमा के पूछा, क्यों एनआई में सेक्शन 10 है, हर कोई पूरे के पूरे सेक्शन 10 के 10 रट के जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मैं भी एक क्वेश्चन गलत करके आया, जैसे मेरे को आज भी वो 10 सेक्शन पूछना होता मैं पढ़ लूंगा। तो वो आपकी वो देते हैं। जैसे अभी प्रोबेशन एक्ट हो गया, अनिमेश जी आपको तैयार कराएंगे, लेकिन प्रोबेशन में से भी सबको पता है कि सब पढ़ के गए, सबको प्रोबेशन याद था, बट क्वेश्चन उन्होंने कितना घुमा के पूछा आपको पता है? सेक्शन 304 पार्ट 2 के अंदर आप प्रोबेशन का लाभ देंगे कि नहीं देंगे जब 20 साल और 6 महीने उसकी उम्र है लड़के की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 304 पार्ट 2 में सजा कितनी, 10 साल से कम है। तो पहला एक्सेप्शन वहां क्लियर हो गया कि एलआई और डेथ में से तो नहीं है ये। सेकंड ये आ गया कि 20 अपने साल और 6 महीने का है।
21 साल का तो है नहीं, तो सेक्शन 6 में जाने की जरूरत नहीं, 3 में मिल जाएगा, तो आप प्रोबेशन का आप लाभ ले सकते हैं। ये आपको वहां आपको ये समझ नहीं है, ये सब चीजें आपको एक दूसरे से क्वेश्चन में से निकालना है, ढूंढना है। ये हो गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। टीपी में से भी सर की टेस्ट सीरीज, सिविल में मैं सर की टेस्ट सीरीज से आगे कुछ प्रिफर नहीं करूंगा, सर की टेस्ट सीरीज इनफ। उसके बाद में आप खाली क्वेश्चंस देख लीजिए कहीं से कि भाई आंसर क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या क्या हो सकता है और कौन से सेक्शन है, बस इतना आपके दिमाग में याद होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ याद आ जाएगा। ये हो गया अपने सिविल का प्रिपरेशन। सिविल में याद रखना माइनस नहीं छोड़ना, रैंक हो गया, ये सब चीजें स्कोरिंग मार्क्स। आप अच्छे से अच्छा लिख के आएंगे, एज इट इज लिख के आएंगे, मार्किंग कॉमन होती है 55, अच्छा लिखा है तो 60 तक पहुंच जाओगे, खराब लिखा है तो 45 48 तक पहुंच जाओगे। मेरे 53.5 मार्क्स थे, तो मैं लगता हूँ मेरे जिस हिसाब से पेपर गया था मेरे हिसाब से ठीक थे, सफिशिएंट मार्क्स थे। फिर आ गया अपना क्रिमिनल। क्रिमिनल में आपको दो चीजों में दो चीजें देखनी, एक तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन और एक डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लमेटिक में सीआरपीसी में कैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी में कैसे क्वेश्चन। आईपीसी में से इस बार सेक्शन 37 में से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन को उन्होंने नाम बदल दिए और डायरेक्ट एज इट इज आपके वो पहला क्वेश्चन ही वही था पेपर में। सीआरपीसी में इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, अगर आप देखो तो 4 जगह ऐसा है तो उस पर जजमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें 392 397 का आईपीसी में क्वेश्चन था, सेक्शन 34 का क्वेश्चन था, और यहाँ पर सीआरपीसी में आपने चार्ज इफेक्टिव है तो क्या होगा, उसके अलावा भी सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 के क्वेश्चंस क्या थे। तो ये मतलब आप सोचिए कि सीआरपीसी आईपीसी को उन्होंने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं पूछे सारे बना के, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि चार्ज में से या चार्ज की वो कौन से चार्ज के कंटेंट होने चाहिए, उन्होंने घुमा के पूछा है प्रॉब्लमेटिक। आप अपना माइंड अप्लाई करो, लॉ पढ़ो, लेकिन लॉ के साथ साथ आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना है, माइंड अप्लाई किसमें करो। उसके बाद में आ गया अपना माइनस, तो उन्होंने माइनस में से डायरेक्ट क्वेश्चन, माइनस को भी 2 पार्ट में करो, तो एनआई और पीओ को उन्होंने प्रॉब्लमेटिक पूछा, अदरवाइज जो 5 जो माइनर है वो सारे के सारे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन 24 ऑफ पॉक्सो आ गया, सेक्शन 25 ऑफ पॉक्सो आ गया, सेक्शन 3 और 4 ऑफ इसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस आ गया, इंडिसेंट में शायद क्वेश्चन नहीं आया था। ये आप इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मेंस में क्या है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एक स्टेप में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को अगर मेंस में मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेरी वीकनेस क्या, अगर मैं रट्टा नहीं मार सकता तो आप इस पर फोकस करिए। डिफरेंस का क्वेश्चन 100% आता है, एक ना एक बार 6 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का मेंस में डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 ही डिफरेंस है, इस बार भी था इक्विटल, इसमें डिफरेंस, समन केस, वारंट केस में डिफरेंस, तो डिफरेंस का क्वेश्चन आता ही आता है। आईपीसी में अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे या मेंस के लिए मैं प्रेफर क्या करूंगा, एक तो आपको पास सारे इलस्ट्रेशन आपको पता होने चाहिए, सेकंड चीज आपको सारी डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार तक ग्रीवियस हर्ट में से था, रॉबरी में से था, एक्सटॉर्शन था, थक था, ये सब डेफिनेशन पूछी थी। और उसके बाद में इलस्ट्रेशन हो गए, डेफिनेशन हो गए, उसके बाद में आपको मोस्टली डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। बस ये करते ही आपकी आईपीसी मेंस के लिए क्लियर हो जाती है। और बाद में सीआरपीसी तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, मैं नहीं कहूंगा कि सेक्शन छोड़ो, क्योंकि इस बार ऐसे सेक्शन में से आया 353 के सब क्लॉज में से क्वेश्चन आया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो आया कि अगर वो एक्यूज अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या कोर्ट जजमेंट सुना सकता है, अगर जजमेंट सुना दिया है तो क्या वो उसकी लीगलिटी क्या होगी जजमेंट। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा और माइन्यूटली पढ़नी पड़ेगी सीआरपीसी। ये हो गया, ये आपके माइनर हो गए, ये हो गया, ये आपके क्रिमिनल साइड कंप्लीट हो जाती है। आपको पूरा सिस्टमैटिक पता चलना चाहिए, आप पिछले पेपर्स के मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क साथ में करो, आप निकालो क्वेश्चन, समझो उनको क्या क्वेश्चन पूछा, आपका होता है। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, आपका भी होगा, अगर आप सिस्टमैटिक तैयारी के तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे तो होगा। उसके बाद में अपन आते हैं जजमेंट राइटिंग। मैं इसको अपने आप में एक अलग पार्ट मानता हूँ जजमेंट राइटिंग में, क्योंकि 40 नंबर की आती है और अगर अच्छे से स्कोर करो तो 23 से 28 नंबर तक आप इजीली उसमें निकाल सकते हो। सिविल इस बार इन्होंने बहुत, इस बार हर बार ये होता था कि एक प्रॉब्लम दे दी सिविल में मोस्टली, या एक सिचुएशन दे दी, उसके बाद आप उसमें जजमेंट लिखो। इस बार इन्होंने बोला कि पहले आप इशू फ्रेम करो, इशू का पहले जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप डिसाइड करो। एप्लीकेशन डिसाइड करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट को फिर आप उसमें जजमेंट में क्लियर करो। तो जिस लड़के ने इशू भी डिसाइड की, एप्लीकेशन पहले डिसाइड की और उसके बाद में उस एप्लीकेशन के बेस के बाद में फाइनल जजमेंट भी लिखा, तो वो उस लड़के के अच्छे मार्क्स आए सिविल जजमेंट में। क्रिमिनल में मोस्टली होता है कि लड़के हड़बड़ा जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी स्पीड आपके पास होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स।
अगर पेपर छूट गया, आप सोचते हो कि मैं एक जजमेंट छोड़ दूं क्योंकि मैं धीरे लिखती हूँ या धीरे लिखता हूँ, तो नहीं चलेगा। आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 5 मिनट पहले। आप उसकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज जितनी लिखनी उतनी लिखो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, पेन चूज करो, जो करना है वो करो, लेकिन पेपर 5 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, ये आपके पास तैयार होना चाहिए। और इस बार का जो पेपर था ना, चार्ज फ्रेमिंग उन्होंने दे दी क्रिमिनल में, उसके साथ साथ जजमेंट राइटिंग भी और दे दी। और सिविल में इशू पहले डिसाइड करो, इशू की एप्लीकेशन डिसाइड करो, उसके बाद में है जो अपने ये भी करो, नेक्स्ट में जजमेंट भी करो। जब मैंने गर्दन ऊपर की तो सिर्फ 5 मिनट बाकी थे 3 घंटे में, घड़ी देखने के लिए, वो भी कि भाई टाइम क्या हुआ, ठीक है ना, सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। तब मेरे को लगा कि मेरा पेपर है जो कंप्लीट हो गया सिविल का। यहाँ पर सिविल के जजमेंट आ गए। क्रिमिनल के जजमेंट में एक मिस्टेक कॉमन होती है, कॉमन होती है क्या, सेक्शंस ऊंचे नीचे निकाल देते हैं। 304 लगानी थी, 302 लगा दी, 304 पार्ट ए लगा दिया, किसी ने तो 326 पे लिखा है, क्योंकि वो इतना माइंडली वो उस टाइम हार्ड होता है कि आप 300 लाइन ही नहीं पढ़ पाते हो कि वो लाइन में हुआ क्या है। लास्ट में लिखा था कि स्क्रम्बल, मतलब वो मर गया चोट से, लेकिन लोगों को वो इतना टाइम ही नहीं था कि वो पढ़ पाए उसको, और उन्होंने 326 में चालान कर दिया या पूरी है जो जजमेंट लिख दिया। वहां पर आपकी गलती होती है। सबसे पहले आपको चीज दिखनी है कि आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, सेक्शन के ऊपर ही आपका कोड डिसाइड होगा, सेक्शन के ऊपर ही आपका प्रोसीजर डिसाइड होगा, पूरा का पूरा जजमेंट आपके सेक्शन बेस्ड ही होगा। और मैंने इसको क्रैक करने का मेरा एक पर्सनल तरीका था, वो मैंने आपको बता देता हूँ। हमेशा डायग्राम बनाओ। इस बार की प्रॉब्लम बताता हूँ। मैरिज हॉल था, एक पार्टी यहाँ पे आई, खाना खा रही थी, दूसरी पार्टी के पहले से कोई झगड़ा था, वो यहाँ पे वो भी खाना खा रही थी। उसने बोला कि भाई तेरे को किसने इनवाइट किया, ये बोला है कि तेरे को क्या लेना देना, मेरे को कुंकू पुत्री है इसलिए मुझे खा रहा हूँ, ठीक है। जितने हैं जो इसके साथ 2 बेटे भी थे, ऐसे नाम कंफ्यूजन देते हैं, मल सिंह, मूल सिंह। आप अगर 3 बार नहीं पढ़ो तब तक तो प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती कि कौन तो उसमें विटनेस है, कौन उसमें मर रहा है और कौन है जो मार रहा है। एकदम कॉमन सिनोनिम्स आते हैं, और उस टाइम इतना दिमाग हाइट पे होता है कि आप उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। ये सिचुएशन है, आप पढ़े हुए तो आपको लगता है कि मैं लिखूंगा कब, ये सिचुएशन। उस टाइम आपको दिमाग ठंडा रख के सिर्फ 2 मिनट सोचना है, और 2 मिनट में क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है। इसमें 3-4 विटनेसेस आ गए, जैसे जैसे नाम लिखते जाओ, ये पार्टी लिखी तो यहाँ पर इसका नाम लिख दिया, यहाँ पर इसका नाम लिख दिया, विटनेसेस के नाम लिख दिया। आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन तो एक्यूज है, कौन विक्टिम है, कौन एविडेंस है, विटनेसेस है कौन से और क्या सेक्शन लगेगी। ये चीज आते आपके समझ में क्लियर हो जाएगी। और अगर एक बार अगर ये आपके समझ में आ गई तो आपके जजमेंट निकल गया। उसके बाद में जजमेंट में कुछ नहीं होता, आपको डिसाइड करिए सेक्शन के जो सेक्शन है उस हिसाब से कौन सा ट्राइबल कोर्ट है वो कोर्ट डिसाइड करिए। बाद में सर की जो प्रोसीजर है वो पूरी प्रोसीजर है जो कंटिन्यू फॉलो करिए, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में जजमेंट में ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस कितना दे रहे हो, बस उसके अलावा आपके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस पैटर्न से अगर आपने वही अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि भाई हो क्या है या सिचुएशन क्या थी और अपना उसका जवाब दे देंगे। बस यहाँ पर जजमेंट आपके निकल जाएगा। इस बार ऐसा था कि चार्ज फ्रेमिंग भी थी, चार्ज भी फ्रेम करिए प्लस जजमेंट भी लिखिए। अब एक प्रॉब्लम में 2 एक्यूज थे, 3 एक्यूज थे, अभी आपको मतलब हर एक्यूज के लिए सेपरेट चार्ज बनेगा, 3 तो चार्ज बनाने और एक जजमेंट लिखना। ये तो 1-10 नंबर का, सेकंड में भी यही चीज थी, एक एक्यूज और बाद में पूरा जजमेंट लिखना, पूरा चार्ज भी फ्रेमिंग करनी। तो आप सोचो आपके पास कितना कम टाइम है, भागते हैं बस, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। कितनी बार तो खाली पेन ही चलती है, चल रही है चल रही है चल रही है। ये हो गया आपका, ये भी मेरे 5 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका था। और वो क्यों कि आपको आपके या तो जब आप एलएलबी पे पेपर लिखे होंगे या अभी भी आप पेपर लिखते हो तो आपको ये पता होता है कि मेरा पेपर नहीं छूटेगा। जिस इंसान को ये कॉन्फिडेंस है मेरा पेपर नहीं छूटेगा, उसको इतनी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट जिसका पेपर छूटता है उसको भाई तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वहाँ हड़बड़ा गए, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ता है अरे 30 ही मिनट बाकी है और 40 ही मिनट बाकी है, मेरे तो 2 जजमेंट लिखने, एक तो आप वहाँ हड़बड़े जाओगे और हड़बड़ाते ही आपने सेक्शन गलत लिखी तो फिर लिखो या करो मत करो, 10 में से 2 नंबर है प्रोसीजर के, सीधी सी बात। उसके बाद में आ गए अपन ऐसे राइटिंग पे, जो मेरा फेवरेट है या जिसमें मैंने अच्छे स्कोर किए। और मेरे को ये ऐसा नहीं कि नंबर आने के बाद मुझे ये था, मैंने सर से ये भी बात कही थी कि सर मेरा ऐसे पेपर है जो अच्छा जाएगा सर, जो भी था कुछ भी था मेरे मन में था कि मेरा ऐसे पेपर अच्छा जाएगा। हिंदी इस बार बहुत अच्छे टॉपिक्स आए, भारत में विमुद्रीकरण 2016 पता ही नहीं चला है क्या टॉपिक क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों को ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि टॉपिक है, नोटबंदी पूछी थी उन्होंने। ये रियलिटी थी वहां पर। सेकंड चीज जो एक था बढ़ते भौतिक संसाधन और घटते मानवीय मूल्य, ये भी एक ऐसा टॉपिक था जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भौतिक फिजिक्स पे चले गए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या लिखना है। पुलिस मुठभेड़ भी था जो वो लोग लाठीचार्ज लिख के आए, एनकाउंटर है, एनकाउंटर जिसमें एनकाउंटर लिखना था।
इंग्लिश मीडियम वाले अपनी हिंदी की वोकैबुलरी अच्छी करें, क्योंकि ऐसे में जब तक आपको टॉपिक ही समझ नहीं आया तो आप न तो उसकी रूपरेखा बना सकते हो, ना आप उसका प्रसंग बना सकते हो, ना आप उसका उपसंहार बना सकते हो। और अगर एक बार अगर चूक गए तो फिर ऐसे में कुछ नहीं होगा, ऐसे में फिर नंबर गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि लॉ में तो कॉमन मार्किंग आने वाली है 55 से, या बहुत कोई ऐसे एक्सीलेंट लड़के होते हैं जो हाइक कर जाते हैं 70 तक, अदरवाइज है जो कॉमन मार्किंग होगी 48 से 55 के बीच में आपके लॉ पेपर में मार्क्स आ जाएंगे। जैसे एनिमेस के आए थे सीयूएल में 68 मार्क्स, आई रियली अप्रिशिएट। हिंदी में, हिंदी अब मैं आपको एक ऐसी चीज एक बताता हूँ, ऐसे कि लिखते कैसे, ऐसे बनाते कैसे, जो मेरे को लगता है कि एज ए स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। टीचर्स आएंगे, सब समझाएंगे, सब आपको मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप उसको कैसे सोचते हो वो, या आपको अगर ऐसे प्रिपेयर करना होगा तो आप कैसे करोगे। इट्स लाइक अ ओल्ड हिंदी मूवी, पूरी मूवी चल रही है सीरीज में, सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड स्टोरी आएगी, अगर कुछ है तो पुरानी, नहीं आएगी तो फिर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होंगे, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होगा, बीच में फिर आएगा मिडिल पार्ट जिसमें पूरी है जो मूवी चलेगी, उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन, फाइनल हो गया। उसमें हमेशा हीरो जीतता है, तो अपनी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखनी। ऐसे में कुछ भी पूछा है, अपनी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है, अपन को नेगेटिविटी पे नहीं जाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे में अगर नेगेटिविटी झलक गई तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। अभी आप सोचोगे कि चलो ये इसका तो क्या करें, हेडिंग का क्या करें, तो मैंने पर्सनली 10 पैराग्राफ तैयार करके रखे थे कि भाई अगर कोई भी ऐसे कॉमन पैराग्राफ थे कि मैं उसमें लिख दूंगा, थोड़ा बहुत लिंक करूंगा ऊपर नीचे और मैं उसको लिख दूंगा। तो उसमें से जो 3 ऐसे थे, तीनों में मैंने वो 10 में से जो 3 पैराग्राफ थे सबसे अच्छे थे, वो सबसे बेस्ट वाले थे, वो मैंने लिखे। ऊपर हेडिंग स्टार्ट कर दी, हेडिंग करने के बाद फिर मैंने बॉडी फ्रेमिंग पे आया। मेरा अगर आप रफ पेपर जो पीछे जो कॉपी, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर वही है, याद रखना रफ पेपर। क्यों, भले वो अगर इसमें है सिविल क्रिमिनल में तो वो जजमेंट राइटिंग में काम आएगा, और अगर यहाँ पर ऐसे में है तो ऐसे फ्रेमिंग में आपके काम आएगा। क्यों, जैसे आपको ऐसे लिखोगे, आप ऐसे को 10 या 15 डायमेंशन में बांट सकते हो। आपकी नॉलेज है कि आप उसको कितना बांटते हो, कैसे, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में क्या होगा, हिस्टोरिकल, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या सिचुएशन है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स। उसके बाद में क्या होगा, और क्या डायमेंशन आ सकते हैं, कारण, रीजंस। तो आपके पास ऐसा नहीं कि मटेरियल है ही नहीं लिखने के लिए, आपको हर चीज के 10-12 डायमेंशन है, आप उसमें से देख लोगे आपको कैसे सीरीज चलनी है, बस डायमेंशन आपके दिमाग में बैठ के, जैसा आपने लिखा कि भाई इसके रीजंस क्या क्या है, इस चीज के कारण क्या क्या है, तो आप उसको उसी टाइम जो जो वर्ड आपके दिमाग में आते हैं आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो वहां पर 5 मिनट के लिए चलेगा, 5 मिनट वेस्ट हो रहे चलेगा, लेकिन 5 मिनट में आपका पूरा ऐसे आपके सामने तैयार होगा, प्री फॉर्म, ऐसे लिखने से पहले आपके पास ऐसे पूरा तैयार होगा। और वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 3 रीजन, जो भी वो रीजन उस लिंक से रिलेटेड आ रहे हैं आप लिख दिए, या फिर यहाँ पर पैराग्राफ जो 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 कंटिन्यू आ रहा है आप पूरा ऐसे आपने स्टार्टिंग में आपके पास वो पैराग्राफ हो गया, और पूरी बॉडी आपके पास यहाँ पर ये तैयार मिली, और बॉडी अगर तैयार हो गई तो उसके बाद में आपको कंक्लूजन पॉजिटिव ही देना है, बस ऐसे कंप्लीट। और याद रखना ऑनेस्टली, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली, इंग्लिश में 2 पेज के बाद पेन रुकनी स्टार्ट होती है और 2.5 के बाद रुक जाती है। लिखे क्या ये सोचना पड़ता है कि भाई वो पेन चलना बंद हो जाती है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑपोजिट हिंदी में होता है, एक तो वर्ड्स नहीं आ रहे होते दिमाग में, ठीक है, अब लिखे क्या, वही 3 पेज के बाद 3 पेज तो लिख लेते हैं जोश जोश में, उसके बाद पेन पॉज होनी स्टार्ट होती है और 3.5 पेज के बाद रुक जाती है, लेकिन लिखना आपको 6.5-7 पेज है, ये बात आप ध्यान रखना। और वो 6.5-7 पेज आप कैसे लिखोगे, जब आपके पास अलग अलग डायमेंशन हो गए आपको, ये डायमेंशन यहाँ पे सीरीज पूरी मूवी की चली। अभी आप सोचो कॉमेडी सीन में अगर है जो दूसरा कोई सीन आ जाए तो आपको मूवी अच्छी लगेगी क्या, कॉमेडी सीन में एकदम रोने वाला सीन आ गया, तो अगर आप रीजंस लिख रहे हो उसमें अगर दूसरा डायमेंशन आ गया तो आपको अच्छा लगेगा मूवी में, आप बोलोगे क्या फ्लॉप मूवी थी। वैसे एग्जामिनर पढ़ता है, एक पूरी सीरीज एक लय में एक बांधता है, एक ऐसे एक एग्जामिनर वो पूरा बांधता है एक लय में, स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर वो पूरा बंधा हुआ रह गया तो आपके ऐसे में नंबर आ जाएंगे, अगर नहीं बंधा हुआ रहा, ऊपर नीचे हुआ, कई रीजंस में आप लेजिस्लेचर डाल रहे हो, जुडिशरी जजमेंट कहीं लिख रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो फिर आपका ऐसे गया। ये आपको ऐसे है जो प्रिपेयर, ऐसे इसी आपको ऐसे इस तरीके से तैयार करने हैं, हमेशा एज अप्रोच आपकी पॉजिटिव रखनी है, ये करना है। और ऐसे ये ऐसे का पैटर्न आपको इंग्लिश में फॉलो करना है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ सेट कर लो, पैराग्राफ लिखने के बाद वही जो डायमेंशन आते हैं डायमेंशन में ऐसे को प्रिपेयर करो, लंबा आराम से 6 या 7 या 8-10 पेज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसका कंक्लूजन लिखो, पॉजिटिव करके एंड कर दो, 1-2 कोटेशन याद कर लो। मैंने तो जैसे पुलिस मुठभेड़ का सर कोटेशन था, मैंने तो राजस्थान को थाने जाता रहता था, तो पुलिस वाला याद था तो पुलिस वाला लिख दिया, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, राजस्थान पुलिस, ये मेरा कोटेशन का। वहां पर आप क्या सोचोगे,
मैं आपको आप बताता हूँ, आप कम से कम 50 स्टूडेंट से बताओ, आप उस टाइम पुलिस मुठभेड़ पे क्या कोटेशन लाओ, लगाओ दिमाग, क्या सोचो, वहां पर आपका कॉमन सेंस कहाँ, क्या क्वेश्चन करें, नोटबंदी पे क्या बताओ, क्या लिखोगे, एंडिंग पैराग्राफ आपको लिखना है, लास्ट में कविता लिखनी है 4 पैराग्राफ की, बताओ 4 पेज की, नोटबंदी पे आप क्या लिखोगे, कुछ याद आ रहा है, करो, ट्राई करो। ये चीज आपको वहां, क्योंकि आप, मैं बोलता हूँ ऐसे आज से प्रिपेयर करो, भले एक हफ्ते का एक ऐसे लिखो, जितना यहाँ ऐसे में दिमाग खराब करोगे, दिमाग बंद पड़ेगा, उतना वहां फास्ट दौड़ेगा और आपका सिलेक्शन वो ऐसे करवा दो। मैंने ये लिखा था पुलिस मुठभेड़ पे, नोटबंदी पे, मैंने ये जो निबंध लास्ट में जो लाइनें लिखी थी वो लिखी थी कि अभी तो मिलो 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 मुझको चलना है, सगन वगन वन करो अभी मुझे बुलाते हैं, अभी का आराम बजा, अभी तो मिलो मिलो मुझको चलना है। मतलब ये तो एक स्टेप है नोटबंदी का, मतलब ये ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया, नेगेटिविटी रही, लोग भीड़ भाड़ हुआ, लेकिन इंटेंशन तो जो एग्जीक्यूटिव का था वो एकदम ऑनेस्ट था कि भाई नोटबंदी हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा कि जो जाली नोट है वो बंद हो जाएंगे वगैरह, तो इंटेंशन तो उसका पॉजिटिव, चलो नेगेटिव चला गया, उसके 2-3 वो ड्रॉप बैक रहे, अदरवाइज तो वो अच्छा स्टेप था। तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई ठीक है उसका नेगेटिविटी रहा, लेकिन जो अप्रोच थी वो एकदम पॉजिटिव थी। भाई एक बार आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हो गया तो आपके कुछ ना कुछ तो नेगेटिव रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सेकंड बार छोड़ दोगे तैयारी करोगे और मेहनत से करोगे। इसके लिए ये कोटेशन आप एंडिंग में यूज कर सकते हो कि भाई ये आपको करना है, ये आपको वहां आना चाहिए दिमाग में, नहीं आता है दिमाग बंद हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा मेरे ऐसे तीनों ऐसे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो चुके थे, 2 घंटे का पेपर था, सोच लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, लिख लिए 7-7 पेज लिख लिए एक एक ऐसे में, उसके बावजूद भी मेरे 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो चुका था ऐसे का। आधे घंटे मैंने उन ऐसों को वापस पढ़ा है, स्पेलिंग मिस्टेक थी वो करेक्ट की है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक थी जो हिंदी में मात्राएं थी वो गलत की जो सही की। मतलब आपको अपनी स्पीड पे कितना बिलीव होना चाहिए, लोगों के 2-2 घंटों में 2 ही ऐसे हुए हैं, ये रियलिटी है। जिन्होंने मेंस लिखा है उनसे पूछिए आप, 2 घंटों में सिर्फ 2 ऐसे हुए हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान रखना है कि मेरी राइटिंग स्किल शार्प है, अगर मैं जल्दी लिख सकती हूँ तो आपको वो फास्ट वहां अपना दिमाग चलाना है। और ये करते ही आपका अगर ऐसे में मेरे स्कोर जितना या इसके 30 के आसपास आप ले आओ एवरेज, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। मेरे मेंस में 159 मार्क्स थे, अगर मेरे को इंटरव्यू में 4 नंबर भी देते तो भी मेरा सिलेक्शन था। क्यों? रीजन, क्योंकि मैंने मेंस में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने तैयारी की, मुझे पता था कि मेरे पास कितने नंबर आएंगे, कितने क्या होगा। मैंने सर एग्जैक्टली जिस दिन मैं एग्जाम देके उसके शाम को मैं बैठा, क्वेश्चन सारे जितने एक दूसरे से जितने पूछने थे उतने पूछ लिए, मैंने मेरे मार्क्स लिखा लेते 152 के आसपास मेरे को आने थे, मेरे को इतने तो आ जाएंगे, और मेरे आए 159 मार्क्स। अब इंटरव्यू के बारे में बता दो थोड़ा सा कंसाइसली। इंटरव्यू आपका 4 पर्सपेक्टिव पे होता है, जितना मेरा सोचना है उतना 4 चीजों पे। सबसे पहली चीज होगी आपका लॉ, जो बेसिक है लॉ पे आपका होगा। सेकंड आ गया आपकी पर्सनालिटी, थर्ड हो गया आपका एकेडमिक्स, चौथा हो गया आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम पूछेंगे, और 5वां एक मेरे को जो लगता है, भले लोग हंसेंगे तो हंसेंगे, बट ये सोचना है कि भाई वो किताबी किडाया है कि दुनिया का भी ज्ञान रखता है, उस बुक से बाहर भी उसको जो दुनिया चल रही है उसके बारे में उसको पता है या नहीं है। क्वेश्चन जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है बताओ, जीके था ये तो, जीके। हाँ लेकिन पूछते हैं सर, करंट क्यों? करंट क्योंकि ये इसलिए पूछते हैं कि लड़के का अप्रोच, मतलब उसको दुनियादारी का भी पूरा पता है या नहीं है, या सिर्फ वो किताब लेके बैठा है। लॉ आपका प्रीलिम्स में चेक हो गया, मेंस में चेक हो गया, तो लॉ में अगर आप 4 क्वेश्चन में से 3 गलत आंसर भी दे दोगे तो उनको पता है कि लड़का प्रीलिम्स या मेंस पास करके आए तो उसको लॉ का तो ज्ञान है। मेरे पास कम से कम, मेरा इंटरव्यू कम से कम 30 से 35 मिनट चला था, उसमें से कम मुझे 50 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे जो किसी से एक्सपेक्टेड नहीं हो, वैसे वैसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, जीके के भी मुझे याद थे तो मैंने जवाब दे दिए, नहीं याद हो तो भी ऑनेस्टली। मैं इंटरव्यू के लिए एक ही सलाह दूंगा आपको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो मुहावरा है वो इंटरव्यू में काम आता है, नहीं आता है नहीं आता, आता है जैसा आता है जवाब दे दो। याद नहीं आ रहा है सर मैंने पढ़ा था, इट इज ऑल्सो गुड आंसर, लेकिन ऐसे आप फेक बनने की कोशिश मत करो ऑन द के सामने कि भाई मैं फेक बन के उनको ये नहीं तो ये बता के कर लूंगी, ये निकल के निकल जाऊँ, वो कैसा कभी नहीं होगा। नहीं आता है, नहीं आता, आता है तो सर मुझे इतना आता है, ये इतना मैंने पढ़ा था, ठीक है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इंटरव्यू। और डर सबको लगता है ये रियलिटी। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप सर से पर्सनली इंटरव्यू के लिए जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत आती है वहाँ आप सर से पर्सनली गाइडेंस लीजिए। मैंने भी कितनी बार ली कि सर मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है इंटरव्यू में, पहली बार लाइफ का कोई इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया,
न किसी का पाऊंगा। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट ये रियलिटी। इसके लिए आपको इतनी माइन्यूट प्लानिंग करनी है, इतनी आपको दिमाग लगाना है, इतना आपको सोचना है, इतनी आपको तैयारी करनी है उस लेवल की, तब आपका फर्स्ट टाइम में इजीली सिलेक्शन होगा। इजीली 1 नंबर कम या 1-2 नंबर आगे और न जनरल की सीट में वो उसमें मेरिट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको पर्सनली कहूंगा, अपने आप को कभी भी इंफीरियर नहीं आपको महसूस करना है। कोचिंग हो, कॉलेज हो, दूसरी कोई लाइफ हो वगैरह, बहुत सारे लड़के ऐसे मिलते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तू तो अभी रहने दे, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, गाँव से आया है, ठीक है, बड़े बड़े लड़कों शहरों के लड़के होते हैं, वो डिमोटिवेट करते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिमोरलाइज फील करते हो कि भाई मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हो कि भाई मेरा क्या होगा, ये तो इतने इंटेलिजेंट लड़के, मेरा क्या होगा। वैसा नहीं होता। आप उसके बावजूद भी आप उससे ओवरकम करो और आप निकाल सकते। याद है, कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है। ये चीज आपको सब अगर आप ध्यान रखोगे, तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन इजीली। ठीक है, गुड। आप लोगों को कोई कुछ पूछना है, कोई डाउट हो? क्वेश्चन हो आरटीएस रिलेटेड, कोई प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगा। इन्होंने जो बताया इसके अतिरिक्त कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो आपका तो बताएं। ऑनलाइन में तो कोई नहीं है। देवेंद्र पुरी ने बहुत विस्तार से आपको पूरी इस परीक्षा पद्धति के बारे में बताया कि कैसे आप वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, और ऑनेस्टली यदि आप इसको फॉलो करोगे तो ये बहुत आपके लिए वो फ्रूटफुल साबित होगा। देवेंद्र को अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी छोटी उम्र में ये जज बने हैं, ईश्वरीय कृपा से और अच्छे अपने है वो कार्यप्रणाली के कारण है वो उच्चतम पदों पर है वो आसीन हो, ऐसी शुभकामना देते हैं।